अब मेरे कीवर्ड पे मेरा आर्टिकल फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है। ऐसे ही मेरा जो दूसरा कीवर्ड है दिस वन, इस पे भी मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है ना जी। तो अब यही कि आर्टिकल्स ये रैंक कैसे कर रहे हैं। अब देखो मैंने ना इसकी भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, इसकी भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। ये सारी डिस्क्रिप्शन कहाँ से फेच होकर आई है? मेरे पेज से। ठीक है, पेज के कंटेंट में से फेच होकर आई है, नहीं तो ये 160 कैरेक्टर से तो ज्यादा ही है। गूगल ने अपने आप पिक करके दिखाई है। ठीक है, आपने अब ये एसईओ में तो कहा था कि ये जरूर लिखना मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग की, आर्टिकल्स की, सर्विसेज वाली जो वेबसाइट है, कमर्शियल वेबसाइट है, जो आपके कीवर्ड्स मेन रहते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, वो पेज पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, कमर्शियल है वो। यहाँ हम लोग ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी चीज के बारे में। मैं मतलब ब्लॉगर पे भी नहीं लिखना है सब कुछ। प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही आशीष, आर्टिकल टाइप की, कंटेंट के टाइप की। 3 टाइप की वेबसाइट होती है ना, एक होते हैं कमर्शियल जिसमें सामने वाला हाँ अपने एक। सर्विसेज को प्रमोट करता है, एक होती है इंफॉर्मेशनल जिसपे हम लोग किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ जी। और तीसरी होती है ई कॉमर्स, है ना। हाँ हाँ ठीक है। अब कमर्शियल और ई कॉमर्स में तो कीवर्ड्स फिक्स होते हैं कि भाई सामने वाले को अगर ये सर्विस चाहिए वो यही लिखेगा, ई कॉमर्स में ये प्रोडक्ट चाहिए तो यही लिखेगा, ऐसा होता है ना फिक्स। केस हेलो। में तो फिक्स नहीं होता है, सामने वाला कुछ भी लिख सकता कुछ। है। जैसे मेरा हाँ। वाई ब्लॉगिंग इज वेबसाइट, कोई लिख सकता है वाई ब्लॉगिंग इज नेसेसरी फॉर कमर्शियल वेबसाइट, है ना। तो यहाँ तो सिनोनिम, सिमिलर कीवर्ड्स, काफी सारी चीजें हो जाती हैं। तो हाँ जी। इसलिए कभी भी यहाँ कभी भी इस नेचर का जब भी हम कंटेंट लिखते हैं तो आर्टिकल बहुत बड़ा लिखते हैं हम लोग, हाँ जी। कम से कम 800 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं। तो अब जब हमने इतने सारे वर्ड्स लिखे हैं तो सर्च इंजन को सारे वर्ड्स के बेसिस पे जजमेंट करने दे। हम उसको 160 कैरेक्टर पे लिमिट क्यों करें कि भाई हमारे को इसी 160 कैरेक्टर के बेसिस पे जज करो कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, है ना। ओके। तो वहां पर तो हमारे पास पूरा इतना सारा कंटेंट है, तो हम उसके बेसिस पर रैंक करवाएंगे अपने आर्टिकल को। कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके। ठीक है, इसका देखो मतलब फिर हमें ब्लॉगर में भी नहीं लिखने चाहिए, कोई फायदा ही नहीं लिखने का। आर्टिकल, देखो आर्टिकल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर लिख रहे हो, आप वहां मत लिखो, चाहे वो ब्लॉगर हो, वर्डप्रेस हो, टम्बलर हो, कुछ भी हो। जहां पर ओके। भी आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो ना, वहां पे आपको कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं। ओके। मेटा टैग में कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में तो करोगे ही करोगे, इसका ध्यान रखना। कंटेंट में वो प्रॉपर 16 फैक्टर्स अप्लाई करने ही करने हैं, कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन यूआरएल, कीवर्ड इन हेडिंग्स। ठीक है, ओके। क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, हो गया। मैम जब ब्लॉगर पे हम जैसे आर्टिकल लिखा है तो जो ये मेटा टैग्स बाकी वाले होते हैं जैसे कि लोकेशन है या रोबोट है या ये हमें एचटीएमएल में जाके हमें अलग से हेडर में डालेंगे तभी ये चीज चलेगी ना। बट इस टाइटल और नेम डिस्क्रिप्शन को, सॉरी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन को ना डाल के टाइटल और बाकी सारे डालने हैं उसमें जाके, तभी ये चीजें मतलब वर्क करेंगी ना हाँ रैंकिंग। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, और चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आने से पहले मैं आपको कुछ गाइडलाइंस बता रही हूँ, कुछ पॉइंटर्स बता रही हूँ, और वो पॉइंटर्स आप देखिए कि आर्टिकल को कैसे फ्रेम करना चाहिए। फिर उसी के बाद हम लोग वो पढ़ पाएंगे कि व्हाट इज नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइजेशन। What's missing?
चलो कोई बात नहीं, मैं अभी लिख देती हूँ। ये है ना, मिसिंग लग रहे हैं। ये है कि आपको आर्टिकल हमेशा किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए। एक बार इसको रीड कीजिए, फिर मैं अपने आर्टिकल से इसको मैच करके दिखाती हूँ। हेलो हाँ जी। मैम, एक बार इसको अप करना, उसको जो पहले वाला था ना आपका हाउ टू क्रिएट कंटेंट वाले, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सॉरी। जो पहले वाले पॉइंट्स है ना, हाउ टू क्रिएट एन कंटेंट, उसमें जो अपना फर्स्ट कौन था सा पॉइंट, ये? मैं जो, हाँ जी, एक मिनट, ठीक है मैम, अब आप कर ठीक है लो। मैम। हाँ जी, मैंने चैट में ना फाइल भी भेज दिया, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। जी। आप देखिए, कोई भी आर्टिकल आपको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फ्रेम योर टाइटल विथ क्वेश्चन। जो आपका टाइटल होना चाहिए हमेशा क्वेश्चनिंग फॉर्म में होना चाहिए। देखो क्या है मेरा टाइटल, क्वेश्चन में, क्वेश्चनिंग फॉर्म में। यस। ऐसे ही ऑलवेज स्टार्ट आर्टिकल विद क्वेश्चन। अपने आर्टिकल को भी कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, डू यू ओन अ बिजनेस, हैव यू क्रिएटेड इट्स वेबसाइट, इस तरीके से। मैंने इसको भी क्वेश्चनिंग के फॉर्म में ही रखा था। डू यू possess blogging skills and also sound knowledge of digital marketing? If your answer is yes, दोनों चीजें मेरी क्वेश्चन फॉर्म से स्टार्ट हुई हैं, दोनों आर्टिकल्स। उसके बाद राइट योर आर्टिकल एज ए फर्स्ट पर्सन, यानी हमेशा आर्टिकल में आपको आई बताना है, नॉट दे। कभी ये मत कहना उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, दे हैव फेस दिस और दे हैव एक्सपीरियंस दिस। ऑलवेज मेंशन आई हैव वर्कड एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव derived रिजल्ट्स। ठीक है, ऑलवेज इस तरीके से। कभी भी ऐसा आपको नहीं लिखना कि दे वर डूइंग दिस और दोज पीपल हैव डन दिस। इससे क्या होता है, रीडर की ट्रस्टेबिलिटी कम होती है। अगर वो सामने वाला देखेगा कि भाई ये तो किसी और के एक्सपीरियंसेस बता रहा है, तो रीडर की ट्रस्टेबिलिटी डाउन चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो आपके आर्टिकल पे ट्रस्ट नहीं करते, वो सोचते हैं कि भाई इन्होंने तो किसी और का कॉपी करके लिखा है। तो best part is always write your own experience, never mention someone else's experience। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद जब भी आप कोई आर्टिकल लिखो, ट्राई टू बिल्ड आर्टिकल एज कॉन्वर्सेशनल आर्टिकल। अब कॉन्वर्सेशनल आर्टिकल कैसे होता है, आप जब सामने, तो ऐसे लगना चाहिए कि भाई वो आर्टिकल जो पढ़ रहा है कि कोई उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो हर वर्ड टू वर्ड के बाद जब वो पढ़ता जाए तो ऐसे लगे कि इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक और सैंपल दिखाती हूँ। मैं उस दिन एक ऐसी आर्टिकल लिख रही थी, तो मैं दिखाती हूँ वो आर्टिकल।
Hello, ma'am. Are you connected? Hello. Yes, we are. Okay. Yes. अच्छा, मतलब हाँ जी. आर्टिकल वगैरह हम लिखते हैं तो हम्म. में ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के जो पैराग्राफ है उसके 120 कैरेक्टर या कुछ में से उठाता है डिस्क्रिप्शन? हम्म. ऐसा नहीं है पूरे नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे अच्छा, आर्टिकल को पिक करता है. अच्छा पूरे आर्टिकल में से जो उसे रिलेवेंट कीवर्ड से मैच करता है वो उसे शो करवाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल वो करता है. ठीक है. पता नहीं कहाँ गया वो आर्टिकल, मैंने डिलीट कर दिया, मिल नहीं रहा. मिल गया. एक सेकंड. स्क्रीन विजिबल है? जी. Yes, ma'am. जैसे उस दिन मैं ऐसे एक रैंडम आर्टिकल लिख रही थी, तो अब देखो इसको भी मैंने किससे स्टार्ट किया? क्वेश्चन से. और आर्टिकल का पैराग्राफ भी किससे स्टार्ट किया? क्वेश्चन से. ठीक है. सो अब अगर इसको कोई रीडिंग स्टार्ट करेगा तो सामने वाले को इस तरीके से लगेगा कि यस, कॉन्वर्सेशन चल रही है. डू यू ओन अ रेस्टोरेंट, लुकिंग फॉर अ परफेक्ट प्लान टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी? परफेक्ट, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इस तरीके से स्टार्ट किया. ठीक है. तो मेक श्योर जब भी आप आर्टिकल स्टार्ट करो उसको कॉन्वर्सेशनल फील दो, साथ ही साथ सामने वाले को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आर्टिकल में. तो उससे बेस्ट आर्टिकल दूसरा कोई भी नहीं होता. सामने वाले के जो भी डाउट्स हैं, अगर उन डाउट्स का आंसर उसे आर्टिकल में मिलता है तो गूगल विल लव योर आर्टिकल. ठीक है. जितना परफेक्ट आप अपने पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आपका आर्टिकल बेस्ट होता है. ठीक है. आप उसके बाद कॉन्वर्सेशनल, उसके बाद यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर आर्टिकल. अब फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या मतलब है? ये देखो, ये आर्टिकल है. अब इस आर्टिकल में फैक्ट्स एंड फिगर्स कैसे गिवन है? It has been noticed that companies who blog get 60% more chance to get higher rankings in the search engine. एक फैक्ट हुआ. इसी तरीके से और भी कहीं जगह मैंने फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी इमेजिनरी या कोई भी ऐसा नंबर आप पुट करो आर्टिकल में, स्टैटिस्टिक्स पुट करो जो सामने वाले के माइंड को इम्पैक्ट करे. देखो, कोई भी नहीं सर्च करने वाला कि हाउ टू इंक्रीज 600% कन्वर्जन, हाउ टू इंक्रीज 300% कन्वर्जन. ठीक है. ऐसा कोई भी नहीं सर्च करने वाला. बट लेकिन अगर आर्टिकल में पढ़ेगा, अच्छा इस टेक्निक से 350% कन्वर्जन इंक्रीज होता है, तो सामने वाला एक बार को सोचेगा अच्छा ये टेक्निक है, देखते हैं. ठीक है. तो ऑलवेज यूज सम नंबरिंग इन योर आर्टिकल. जैसे मैंने यहाँ पे 60% यूज किया था, और भी कई जगह कुछ कुछ यूज किया है. देखो, there's a product or wants to avail service kind of yours, they'll come to your website for checking the details. This time there are 400% more chances that conversion will take place. ठीक है. तो इस तरीके से कोई भी स्टैट्स, कोई भी फिगर्स आप यूज कर सकते हो इसमें. ठीक है. क्लियर है? जी. तो अब उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज बुलेट पॉइंट्स इन योर आर्टिकल.
बुलेट्स Actually, बहुत। hi, good afternoon. हाय काजल, गुड I आफ्टरनून। actually लाइट चली गई थी तो my Wi-Fi was not working, चल नहीं रहा था। ओके, अभी आई है नो तो I just प्रॉब्लम। joined. ठीक है, नो प्रॉब्लम, It's okay, I'll see the missed part video में ना। नो प्रॉब्लम, Okay, आई विल रिपीट। ओके, okay. यूज बुलेट पॉइंट्स इन योर आर्टिकल। ये देखो, बुलेट पॉइंट्स सबसे ज्यादा मैंडेटरी पार्ट है एक आर्टिकल का, सबसे मैंडेटरी पार्ट। अगर आपके आर्टिकल में बुलेट्स होती हैं, गूगल गोना लव योर आर्टिकल। गूगल को आर्टिकल्स बहुत पसंद आते हैं, वो आर्टिकल जिनमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि बुलेट्स क्या है, वो डायरेक्ट बताती है कि हाँ भाई ये पॉइंटर्स है, मेन इंफॉर्मेशन है। तो बुलेट्स रोबोट्स को बहुत पसंद है, और बुलेट्स भी आप पुट करेंगे जब, तो मेक श्योर उन बुलेट में भी सफिशिएंट कंटेंट हो। 1-2 वर्ड इतने ही काफी भी नहीं होते हैं। अगर अच्छा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट आप लिखेंगे तो ज्यादा वैल्यूएबल हो। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी आप आर्टिकल लिखें उसमें 5 to 10 बुलेट पॉइंट्स जरूर पुट करें। देखो, मैंने पुट की कि what we are going to discuss in this article, how block section is important। जहां भी आपको लगे आप बुलेट पॉइंट पुट कर सकते हो, मेक श्योर आप वहां बुलेट पॉइंट पुट करो। अब इसमें भी देखो मैंने कैसे पुट की, यहाँ पे इस तरीके से ये बुलेट्स बन गई थी, ये रही बुलेट्स। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स आप जरूर पुट कीजिए आर्टिकल में। बुलेट पॉइंट से बहुत बेनिफिट होता है और आर्टिकल्स रैंक करते हैं। Always use original images. Yes, Kajal. Which module is this? Content management. Yes. Okay, वो जो आपने कल बोला था कि I'll start content. हाँ जी काजल, तो कंटेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे हैं, और आई एम सेइंग कि किस तरह, मतलब मैं अभी बता रही थी कि किस तरीके से आपको अपने आर्टिकल को फ्रेम करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपके आर्टिकल में होनी चाहिए। तो अभी हम लोग पॉइंट नंबर 7 पे पहुंचे थे कि बुलेट पॉइंट्स आर्टिकल में जरूरी होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार ये पॉइंट का रिफ्रेशर बता दूंगी, एक बार कंप्लीट करके। ठीक है, Okay. तो पॉइंट नंबर 8 से अभी आप स्टार्ट कर लो, फिर मैं अभी ये 1 to 7 का रिफ्रेशर मुझे बताना है, क्योंकि मैं ये फॉर्मेट डिस्कस करने वाली हूँ अभी। ठीक है, देख, बुलेट पॉइंट्स के बाद आती है इमेजेस एंड स्क्रीनशॉट। अगर आप कोई ट्यूटोरियल काइंड ऑफ आर्टिकल बना रहे हो, मेक श्योर टू ऐड स्क्रीनशॉट्स। वो बहुत अमेजिंग पार्ट रहेगा उस आर्टिकल का, और वो चीजें रैंक बहुत अच्छे से करती हैं। जो भी ओरिजिनल इमेजेस, ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स के साथ आर्टिकल्स फ्रेम होते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग रैंक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, बुलेट पॉइंट वाले लोग ऊपर आ रहे हैं जी। And ma'am, what is this featured snippet? ये जो लिखा होता है गूगल पे। स्कीमा याद है? Yeah. वही होता है। शायद वो आर्टिकल थोड़ा पीछे चला गया। हाँ, ये रहा। काफी पुराना हो गया ये आर्टिकल। देखो, वही व्हाट यू विल लर्न एजेंडा, बुलेट, स्क्रीनशॉट्स, फैक्ट्स, स्क्रीनशॉट, बुलेट, फैक्ट्स। ठीक है, जी। मस्ट ऐड रिलेटेड आर्टिकल्स। मतलब जब भी आप एक आर्टिकल पुट करो, इंटरनल लिंकिंग जरूर करो एक से दूसरे आर्टिकल में। जैसे हमने ये बीच में आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, इस तरीके से आप भी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमेशा जो भी आप आर्टिकल में सजेशन दे रहे हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखें, कि अगर कोई ये चीज अप्लाई करता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा, और अगर कोई अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। तो बेनिफिट्स
और ड्रॉबैक्स दोनों आप जरूर मेंशन करो आर्टिकल में, ठीक है। और एंड में हमेशा आर्टिकल का कंक्लूजन जरूर लिखिए। कंक्लूजन लिखने से क्या होता है, एक समरी मिल जाती है सामने वाले को कि भाई इस आर्टिकल में था क्या। अगर आपने देखा होगा तो आजकल इंग्लिश के जो भी बुक्स हैं या फिर जो भी इंग्लिश कोर्सेज वगैरह हैं या कुछ भी है, उन सब में हमेशा जो पहले स्टोरी राइटिंग करते थे तो उसमें बोला जाता था लास्ट में समरी भी जरूर लिखो। पूरी आपने स्टोरी राइटिंग अगर 10 मार्क्स की आ रही है तो 8 मार्क्स की पूरी स्टोरी होती थी, 2 मार्क्स समरी के भी मिलते थे। तो गूगल भी ये देखता है कि भाई पूरा आर्टिकल तो लिख दिया, अब एंड में इसको समराइज भी किया है या नहीं, तो उसे भी आप देखो। और कीप एवरीथिंग, अगर पॉसिबल है तो सारी चीजों को लेफ्ट अलाइन रखो, लेफ्ट अलाइनमेंट इज बेस्ट। और यहाँ पर मार्क्स फॉर्मेटिंग के मार्क्स होते हैं, जैसे लेटर में फॉर्मेटिंग के मार्क्स मिला करते थे, ऐसे ही गूगल भी फॉर्मेटिंग के मार्क्स देता है। हम ये जो 9th पॉइंट है, दिस इज दैट ओनली एंकर, यस डियर। जो हम एंकर करते हैं जैसे ब्लॉग हाँ में, जी जैसे हमने सिखाया था। जी। देखो अब मैं एक बारी फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ कि आप किस तरीके से अपना आर्टिकल लिखो। टाइटल लिखो किस फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, बताया मैंने अभी भी। फिर पैराग्राफ 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करो और कितने वर्ड्स का लिखो, 100 to 150 वर्ड्स का। उसके बाद अगर इससे थोड़ा ज्यादा भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या थोड़ा कम हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जनरल ओवरव्यू है, अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो तो किस तरीके से फ्रेम करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक इमेज पुट कीजिए, देन योर हेडिंग नंबर 1, फिर पैराग्राफ 2 5 to 10 बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग नंबर 2 योर पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग 3 पैराग्राफ, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, देन लास्ट में कंक्लूजन। इमेज आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो जहां आपको सूटेबल लग रही है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन। इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखोगे तो फॉर श्योर ओवर द टाइम ऑन पेज की पावर से ही रैंक करने लग जाएंगे। इनिशियली आपको बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे वेबसाइट को मैच्योर करने के लिए, लेकिन एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब आपको ऑफ पेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने नए आर्टिकल्स की, आपका ऑन पेज की पावर से ही रैंक करने लग जाएंगे। और अगर आप ये फॉर्मेट यूज करते हो तो फॉर श्योर ऑन पेज की पावर से आपके आर्टिकल सेकेंड पेज या थर्ड पेज तक तो आ ही जाएंगे। हो सकता है अगर कंपटीशन कम हुआ तो फर्स्ट पेज पर भी आ जाए। मैम ये आपने आर्टिकल पहले भी बताया था जब एसईओ जी पढ़ाया था, तो हाँ आई वांट जी टू आस्क कि ये H2, मतलब ये जो सारे H2 लिखे हैं, जी। आपने उसमें बताया था तब पहले कि H3 इसके बाद ले सकते हैं, तो मतलब ये जो सारे H2 है, व्हाट डज दिस मीन? मतलब जैसे मैंने हेडिंग H1 2 रखी है, जब भी कोई पैराग्राफ की हेडिंग रखो ना, हेडिंग 2 में रखो, ऑलवेज ट्राई करो हेडिंग 2 रखने का। एंड व्हाट इज H3 देन? S3 सब हेडिंग। ओके उसके अंडर भी कोई हेडिंग बनानी है तो आप उसके इक्विवेलेंट की तो नहीं बनाओगे, थोड़ी छोटी बनाओगे, तो इसलिए S3 में बना दो। ओके एंड वैसे देन H4 विल बी द कंक्लूजन? यस इट्स टोटली अप टू योर वे, यू कैन मेक। ओके, बिकॉज ये HTML में होता है ना, H1 H2 H3। हाँ जी, लेकिन जब हम लोग आर्टिकल वगैरह कुछ भी लिखते हैं तब हम उसको भी फॉर्मेट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। ओके, तो मतलब H2 इज द सब हेडिंग। ऑल ऑफ दीज आर हेडिंग्स। एक हेडिंग का साइज सबसे बड़ा है, दूसरी का उससे छोटा है, तो अगर मुझे उससे कम एम्फसाइज करके कोई हेडिंग दिखानी है तो मैं ऑब्वियस है उससे छोटी वाली हेडिंग का कोड यूज करूंगी, ताकि वो उसी के बराबर ना दिखे, उससे थोड़ी छोटी दिखे। ओके, वही आप बोल रहे हो ना, H2 इज द सब हेडिंग ना? काजोल, जितने भी एच होते हैं ना वो सारे हेडिंग कहलाते हैं, ठीक है। ओके आप मान लो मुझे कहीं लिखना है कि जैसे मेरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल, अब मुझे सबसे ज्यादा हाईलाइट किसको करना था, हम आपकी वॉइस तो ब्रेक इसको हो। मैं ज्यादा हाईलाइट इसको करना था तो मैंने इसको H1 हेड, ठीक है। फिर उससे थोड़ा कम हाईलाइट मुझे इसे करना था तो मैंने इसको H4 बना दिया। ओके इसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करना तो मैंने इसे H2 बना दिया।
इसको उससे कम हाईलाइट करना तो मैंने इसको H5 बना दिया। ओके ठीक है, जिस चीज को जितनी वैल्यू देनी है उस हिसाब से आप उसकी हेडिंग डिसाइड कर सकते हो। सो मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं H1 H2 बिल्कुल हो सकते हैं, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कैसे भी। सो ये हमें HTML में कुछ एंटर नहीं करना है ना, बस while writing the article we have to write the heading in that way. H1 H2 जैसे बनाना है हमें हेडिंग्स। जी ठीक है। ओके और ये फॉर्मेट्स को क्लियर है, किस तरीके से फॉर्मेट करना है? अब देखिए वापस इन पॉइंटर्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइजेशन। नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो भी हमारे 16 फैक्टर्स हैं और ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मेटिंग बताई है, आप इसी को यूज करके आर्टिकल लिखिए एंड फॉर श्योर यू विल रिसीव गुड रिजल्ट्स। मैं कभी भी आर्टिकल लिखती हूँ तो इसी तरीके से लिखती हूँ, और आज तक जितने भी आर्टिकल लिखे हैं मैंने उनको ऑफ पेज नहीं किया। वो तो हमारे DTI की वेबसाइट का ऑफ पेज कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, तो उसका DAPA बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे आर्टिकल ऑन पेज के लेवल पे ही रैंक कर जाते हैं। एक न्यू वेबसाइट को ऑफ पेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब आप एक ऐसे टाइम पर आ जाओगे कि अब जब आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी अच्छा हो चुका है, तो अगर आप सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके भी आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो वो भी आपके रैंक करने लग जाएंगे। और इनिशियली भी आप इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके आर्टिकल लिखो और उसका ऑफ पेज करो, तो आर्टिकल रैंक करेंगे। आर्टिफिशियली आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है कि अननेसेसरी बोल्ड करना शुरू कर दिया टेक्स्ट को, अननेसेसरी कोई भी कीवर्ड स्टफिंग कर दी, तो ऐसी एक्टिविटीज मत कीजिएगा। ठीक है, तो मैम ये जो आपने फॉर्मेट बताया आर्टिकल का, ये SEO के लिए लिखने के लिए बताया है? हाँ जी डियर, और ये सिर्फ ब्लॉग्स के लिए है, कमर्शियल वेबसाइट के लिए नहीं है। ओके दिस फॉर्मेट जो आपने बताया था। हाँ जी। ओके उसके बाद बारी आती है कंटेंट फ्रीक्वेंसी। कंटेंट फ्रीक्वेंसी और रिसेंसी का मतलब क्या होता है कि गूगल चेक करता है आप कितने फ्रीक्वेंटली अपनी वेबसाइट पर अपडेट्स करते रहते हो, या कंटेंट जो है आपका कितने फ्रीक्वेंटली अपडेटेड रहता है। जो जो चीजें आउटडेटेड हो गई, रिमूव दैट थिंग्स, दोज थिंग्स फ्रॉम योर वेबसाइट एंड ऐड द न्यू थिंग्स। अब मान लो मेरी ये वेबसाइट है, व्हाई ब्लॉगिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस वेबसाइट या कमर्शियल वेबसाइट। अब ये चीज है, हो सकता है इसके लिए कुछ और अपडेटेड चीज आ गई, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यू आर्टिकल व्हाट आई विल डू, आई विल अपडेट दिस वन। ठीक है, या अगर इंटायरली कुछ नया है तो आई विल राइट न्यू आर्टिकल। तो मेक श्योर आप अपनी कंटेंट को रेगुलर अपडेटेड वर्जन में रखो और लेटेस्ट चीजें आर्टिकल्स में लिखते रहो, पुरानी आउटडेटेड चीजों को हटा दो वेबसाइट से। ठीक है, क्लियर? एंड मैम ये आर्टिफिशियल ऑप्टिमाइजेशन क्या बताया आपने? कि 16 फैक्टर्स से हटके कोई भी अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो Like जो बॉडी word stuffing or ऑप्टिमाइजेशन, and all. वो जो बॉडी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स है। हाँ जी dear. ओके ठीक है, उसके बाद बारी आती है इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्स एंड लिंक एटिकेट्स, कि आपको लिंक बनाने हैं। जब बैकलिंक बनाओगे तो बैकलिंक बनाते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो बैकलिंक है क्या, यही सबको बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि बैकलिंक कैसे बनाने हैं, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो बैकलिंक्स आर नथिंग बट एक प्लेस जहां पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक पुट कर सकते हो, उसे बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, अब अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक, बुरी क्वालिटी का बैकलिंक, ये कैसे पता चलता है? एक वेबसाइट जिसका डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी अच्छा है, उस वो हम लोग अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जिसपे स्पैम नहीं है, या फिर ऐसी वेबसाइट जो कंटेंट शेयरिंग के लिए बनी है, जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे टम्बलर हो गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडेक्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे टम्बलर हो गया या फिर ट्विटर है,
माई स्पेस है, ड्रिबल है, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिमिलर टू फेसबुक ही है या सिमिलर टू ट्विटर ही है। आप उन पर जाकर साइन अप करके और अपना कंटेंट वहां पर शेयर कर सकते हैं। बैकलिंक का मतलब होता है अपने कंटेंट को शेयर कर, ठीक है। अब वो शेयर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ। इस वेबसाइट पे आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप बैकलिंक बना सकते हैं। Can you see this? SEO खजाना। यस मैम। देखो सब गिवन है यहाँ पर SEO खजाना पर। आपको बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट्स चाहिए, आप यहाँ चले जाइए। आपको डायरेक्टरीज चाहिए, यहाँ चले जाइए। सोशल बुक मार्किंग करनी है, आप यहाँ चले जाइए। आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स चाहिए, यहाँ जाइए। क्लासिफाइड्स, बिजनेस लिस्टिंग, PDF, PPT, वीडियो, इवेंट, गेस्ट ब्लॉग, पॉडकास्ट सबमिशन, ये सारी वेबसाइट्स यहाँ पर गिवन है। फॉरम सबमिशन, प्रोफाइल लिंक बिल्डिंग, सब गिवन है यहाँ पर। प्रोफाइल क्रिएशन मैंने क्लिक किया, अब मुझे वो सारी वेबसाइट की लिस्ट मिल जाएगी जहां जहां जाकर मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकती हूँ और वहां पे अपना लिंक पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैम जो हमारी वेबसाइट का लिंक होता है वही डाल देना होता है ना यहाँ पे? हाँ जी, इन पे जाके जैसे हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा था बायो में लिंक पुट करने का ऑप्शन था, ट्विटर में बायो में लिंक पुट करने का ऑप्शन था उन वेबसाइट्स पे बायो में लिंक पुट करने का ऑप्शन। यस मैम। ऐसे ही इन सब पर भी होता है। आप इन पर जाएं, प्रोफाइल बनाएं और अकाउंट सेटिंग्स में या प्रोफाइल सेटिंग्स में, प्रोफाइल एडिट में कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा टू ऐड योर वेबसाइट लिंक। वहां पर जाकर लिंक पुट कर दें। एक में नहीं मिलता दूसरे पे जाइए, दूसरे में नहीं मिलता तीसरे पे जाइए, चौथे में नहीं मिलता पांचवे पे जाइए, ठीक है। और ऑफ पेज में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक वेबसाइट समझ नहीं आई, इग्नोर, दूसरी पे जाइए, दूसरी नहीं आई तीसरी पे जाइए, ठीक है। क्लियर? यस मैम। और इन प्लेटफॉर्म तो हाँ, आप आपकी अपने वॉइस। लिंक्स को जहाँ जहाँ बैकलिंक बनाते हैं आप, वहां पर जब जो भी एंकर टेक्स्ट लिखें, जैसे आप अपना लिंक एंकर कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है इस पे से आ रही है, जैसे ये आपकी वेबसाइट है mysite.com, तो यहाँ पे एंकर टेक्स्ट तो लिखते हैं ना कुछ ना कुछ, कि क्या एंकर करेंगे, लिखते हैं ना कुछ। जी। तो 40% लिंक पर आप अपना ब्रांड नेम लिखेंगे, ठीक है। 40% लिंक पर आप अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं। 20% to 25% लिंक आप डायरेक्टली URL ही पुट कर सकते हैं। 15% आप रैंडम टेक्स्ट जैसे क्लिक हेयर, विजिट माय साइट, रीड मोर अबाउट माय वेबसाइट, इस तरीके के टेक्स्ट लिख सकते हैं। और सिर्फ 5% पर आप अपना कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। जी। मैम ये आप बैकलिंक बनाते वक्त कह रहे हो? हाँ जी भैया। नहीं तो उसमें तो हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हैं ना? हाँ, लेकिन कहीं पर एंकर भी तो करने का ऑप्शन होता है ना। जहाँ डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक पुट करने का ऑप्शन है वो तो बहुत बढ़िया, जहाँ नहीं है वहाँ हम एंकर भी करते हैं ना। जैसे किसी को अपना आर्टिकल देते हैं तो किसी वर्ड पे एंकर करके देते हैं ना अपना लिंक। अच्छा, वो आप कह रहे हो आर्टिकल सबमिशन था जैसे? हाँ, ओके। आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्टरी सबमिशन। नहीं नहीं, ये सारे मिक्स है ना, तो आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट एंटायर लिंक्स जितने भी बनाते हैं। ओके, जो ऑफ पेज में थे सारे आर्टिकल हम्म, सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग। ओके। जी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। मैम ये एंकर वाला पॉइंट एक बार दोबारा बताना कि जो हम लिंक कर, जैसे अपनी वेबसाइट को हम
किस वर्ड जहाँ पे तो डायरेक्ट यूआरएल पुट करने का ऑप्शन है वो तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर भी आप एंकर कर रहे हैं तो जो एंकर टेक्स्ट होगा, जिस वर्ड पे आप अपना लिंक एंकर कर रहे हैं, वो वर्ड 40 to 60% टाइम, मतलब आप सोच के चलिए अगर 10 बैकलिंक बनाए हैं तो 10 में से 6 बैकलिंक में आपने अपना कंपनी का नाम लिखना है, ब्रांड नेम लिखना है या खुद का नाम लिखना है, और बाकी के बचे जो 3-4 लिंक है उनमें आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं या यूआरएल डाल सकते हैं, ठीक है। मैम तो ये ऑफ पेज के कौन से उसमें होता है कि एंकर का? जिसमें भी मिले आपको, अब आप किसी ब्लॉग में कमेंट करते टाइम कर रहे हो या फिर कहीं आर्टिकल सबमिट करते टाइम कर रहे हो, कहीं जगह अपने बारे में लिख रहे हो, उस ऑथर बायो में कर रहे हो, खुद की बायो में कर रहे हो, ठीक है। जहां पर भी आप कंटेंट लिख के सबमिट कर रहे हो अपना लिंक, उसके लिए बता रही हूँ मैं। वो किसी में भी हो सकता है, इट कैन बी इन डायरेक्टरी, इट कैन बी इन ब्लॉग कमेंटिंग, इट कैन बी इन आर्टिकल सबमिशन। जहां पर भी आप कंटेंट लिख रहे हो उस कंटेंट में एंकर टेक्स्ट जो होगा that should be your brand name or naked URL. ओके, मतलब इन एनी ऑफ पेज के Any जो type of backlink. एनी Yes. टाइप ऑफ ऑफ पेज का जो थे टॉपिक्स जी सोशल बुक मार्किंग। जी आपने बेसिकली जो बताया, जो माई साइट जो है बेसिकली वो आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। हाँ जी तो वो ब्रांड नेम होगा, तो जैसे कि आप आर्टिकल के साथ जिसको आप एंकर कर रहे हो, वो वर्ड जिस पे क्लिक होगा हाँ वो आपका जी ब्रांड नेम होना चाहिए। एग्जैक्टली ओके, उसके पीछे तो लिंक तो खैर हमारे साइट का ही होगा, बट ये हाँ है जी कि जो क्लिक करने वाला वर्ड भी आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो मैम 40% बैकलिंक में हमने बोला ब्रांड नेम, 20% डायरेक्ट यूआरएल डाल दो, एंड 20% क्या बोला? रैंडम वर्ड्स और कीवर्ड्स। एंड कीवर्ड्स इज 5 to 10%. Okay, random words